नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभय सिंह और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्राइम एक्स 001 पर। आज मैं लेकर आया हूं एक सच्ची घटना, अंकिता भंडारी केस। चलिए जानते हैं अंकिता भंडारी की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। जब एक 19 साल की लड़की की मौत सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि सत्ता, रसूख और सिस्टम पर सवाल बन जाए तो फैसला सिर्फ कोर्ट में नहीं पूरे देश के दिलों में सुना जाता है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या, एक ऐसा मामला जिस पर सिर्फ उत्तराखंड नहीं पूरा देश सांस रोककर फैसला सुनने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस केस का मुख्य आरोपी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य था। देश भर में प्रदर्शन, सड़कों पर गुस्सा, सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग, और फिर आया 30 मई 2025 का वो दिन जब डिस्ट्रिक्ट जज ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। क्या यह फैसला उम्मीदों पर खरा उतरा या फिर एक बार फिर सवाल जिंदा रह गए? सच क्या है और अदालत ने आखिर कहा क्या? इस सच्ची घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, क्राइम एक्स 001 चैनल पर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप अपना नाम और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 30 मई 2025 शुक्रवार को हरिद्वार से 70 किलोमीटर दूर स्थित कोटद्वार की जिला अदालत के बाहर सुबह से ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 700 से अधिक पुलिस कर्मियों की फौज लगाई जा चुकी थी। अदालत की ओर आने वाले सभी रास्तों को लगभग बंद कर दिया गया था। वकीलों के अलावा अदालत परिसर में किसी अन्य को आने की छूट नहीं थी। फिर भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रीना नेगी का फैसला सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। मजे की बात यह है कि कोर्ट की स्थापना होने के बाद से आज से पहले कभी इतनी भीड़ अदालत के बाहर इकट्ठा नहीं हुई थी। उस दिन किस मामले का फैसला आने वाला था? आखिर उस मामले में ऐसी क्या बात थी जिसे जानने के लिए अदालत के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी? यह सब जानने के लिए थोड़ा अतीत में चलते हैं। उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव है डोब श्रीकोट। इसी गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह भंडारी और सोना देवी के पास केवल एक ही बेटा था। उसके बाद जब एक बेटी पैदा हुई तो पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। बेटी का नाम उन्होंने अंकिता रखा था, पर पिता तो उसे खुशियों का साक्षी मानते थे, इसलिए वह उसे अंकिता के बजाय साक्षी कहकर बुलाते थे। पढ़ाई में होशियार अंकिता ने 12वीं में 49% नंबर पाए थे, लेकिन इसके आगे की पढ़ाई की गांव में कोई व्यवस्था नहीं थी। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति अंकिता को पता ही थी, इसलिए आगे पढ़ाई करने बजाय होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके कोई अच्छी नौकरी करके वह परिवार की आर्थिक मदद करने के बारे में सोचने लगी थी। देहरादून में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए बढ़िया कॉलेज था। बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए पिता वीरेंद्र सिंह ने देहरादून में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार से बात की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अंकिता उनके यहां आराम से रह सकती है। उन्होंने उसके खाने की व्यवस्था भी अपने यहां कर दी थी। कॉलेज की फीस वीरेंद्र सिंह ने उधार लेकर भर दी तो अंकिता होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए देहरादून आ गई। अंकिता अपने जिस रिश्तेदार के यहां रहती थी वह उसे अपनी सगी बेटी की तरह रखते थे। 2 साल की फीस भरते भरते वीरेंद्र सिंह की हालत खराब हो गई थी। तीसरे साल की फीस भरने तक उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब आगे की फीस भरना उनके लिए मुश्किल हो गया था। रुआं से होकर उन्होंने अपनी मजबूरी बेटी को बताई तो बिना किसी तरह की किचकिच किए अंकिता घर वापस आ गई। घर आने के बाद उसने मम्मी पापा से कहा कि अपनी इस 2 साल की पढ़ाई के आधार पर वह कोई नौकरी खोज निकालेगी। पैसा कमाकर परिवार की मदद करने का जुनून था, इसलिए अंकिता ने अलग अलग होटलों के विज्ञापन देखकर नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया था। उसकी मेहनत रंग लाई और आर्शिकेश के पास यमकेश्वर इलाके में स्थित वनंतरा रिसोर्ट से जवाब आया कि उनके यहां रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने की इच्छा हो तो वह जल्दी से आ जाए।
अंकिता को नौकरी मिलने की बात से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पर 19 साल की लड़की को एकदम अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच नौकरी करने जाना था। पेरेंट्स को इस बात की चिंता थी। अंकिता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मम्मी पापा को विश्वास दिलाया कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उन्हें परेशानी हो। 28 अगस्त 2022 को वीरेंद्र सिंह खुद बेटी को पहुंचाने रिसोर्ट तक आए और उसी दिन से अंकिता की नौकरी शुरू हो गई। इस वनंतरा रिसोर्ट के मालिक का नाम पुलकित आर्य था। पुलकित के पिता डा विनोद आर्य भाजपा के बड़े नेताओं में थे। वह राज्य मंत्री रह चुके थे, इसलिए पार्टी में उन्हें एक बड़ा ओहदा मिला था। उनका फार्मेसी का काम था। पुलकित की भी भाजपा में अग्रणी कार्यकर्ताओं में गिनती होती थी। यही नहीं, उसे एक सरकारी कारपोरेशन में बड़ा ओहदा मिला था। वह पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष था। देहरादून में पढ़ाई के दौरान अंकिता की जम्मू के एक अपनी ही तरह की आर्थिक स्थिति वाले लड़के से दोस्ती हो गई थी। उस लड़के का नाम था पुष्पदीप। वह देहरादून के उसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दोनों एक दूसरे से हर तरह की खुलकर बातें करते थे। उसे एक रिसोर्ट में नौकरी मिल गई है, इस बात की जानकारी अंकिता ने पुष्पदीप को व्हाट्सएप मैसेज से दे दी थी। पुष्पदीप ने शुभकामनाएं देते हुए बताया था कि अभी वह नौकरी खोज रहा है। इसके बाद रिसोर्ट की वे बातें जो वह अपने पेरेंट्स से नहीं बता सकती थी, पुष्पदीप के साथ शेयर करती रहती थी। 17 सितंबर 2022 को अंकिता ने पुष्पदीप को मैसेज किया कि यह रिसोर्ट बहुत गंदा है और मैं यहां से निकलना चाहती हूं। यहां कोई वीवीआईपी मेहमान आने वाला है। मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं उस मेहमान को स्पेशल सेवा दूं। हैरान रह गए। पुलकित ने तुरंत पूछा, स्पेशल सेवा यानी सेक्स? हां में जवाब देते हुए अंकिता ने आगे लिखा, मैं गरीब हूं, इसलिए ये लोग मुझे पैसा देकर बनाना चाहते हैं। इसके आगे उसने लिखा, यहां का मालिक पुलकित आर्य और उसका पर्सनल असिस्टेंट अंकित गुप्ता और रिसोर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर, ये तीनों इस काम के लिए मुझ पर जबरदस्त रूप से दबाव डाल रहे हैं, जबकि इस काम के लिए मैं हरगिज तैयार नहीं हूं। मेरे संस्कार भी ऐसे नहीं हैं। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए आज ही मैं यह रिसोर्ट छोड़कर घर चली जाऊंगी। पुष्पदीप ने जवाब में लिखा, तुम्हारा निर्णय एकदम सही है। तुम वहां से तत्काल निकल जाओ। कोई तकलीफ हो या मेरे लायक कोई काम हो तो बिना संकोच बताना। मेरी मानो तो तुम वहां से तुरंत निकल जाओ। 19 सितंबर 2022 की सुबह पुलकित आर्य रिसोर्ट के नजदीक के लक्ष्मण झूला थाने पहुंचा। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 20 दिन पहले ही उसने अपने रिसोर्ट के लिए एक नई रिसेप्शनिस्ट नियुक्त की थी। वह 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी कल शाम से गायब है। पुलिस ने लड़की का फोटो और पूरी जानकारी लेकर पूछा कि वह लड़की रिसोर्ट से कुछ लेकर तो नहीं भागी है। तब पुलकित ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्व राज्य मंत्री स्तर के बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वह खुद भी सत्ताधारी पार्टी का नेता था। इसलिए सीनियर इंस्पेक्टर मनोहर सिंह रावत ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी थी। जब अंकिता के अचानक गायब होने की जानकारी पुष्पदीप को हुई तो एक मित्र के रूप में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह तुरंत भागकर थाना लक्ष्मण झूला आया और अंकिता द्वारा किए गए व्हाट्सएप मैसेज एसएचओ मनोहर सिंह रावत को दिखाकर कहा कि अंकिता को गायब करने में इन्हीं तीनों का हाथ है। उन मैसेज की सत्यता की जांच करने के बाद मनोहर सिंह रावत ने समय बर्बाद किए बगैर उन तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इस तरह 24 घंटे के अंदर ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई थी। गहराई से की गई पूछताछ में पुलकित ने स्वीकार कर लिया था कि 18 सितंबर को मैं, अंकित और सौरभ अंकिता को साथ लेकर रिसोर्ट की खरीदारी के लिए ऋषिकेश गए थे। रात 9 बजे लौटते समय गंगा की चीला नहर के पास बैराज पर हम सभी खड़े थे। तभी हंसी मजाक में अंकिता ने मेरा मोबाइल नहर में फेंकने की कोशिश की। तभी उसका पैर फिसला और वह नहर में चली गई। हम लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं सके और वह नहर में बह गई। पुलकित का यह बयान जब अखबारों में छपा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 22 सितंबर को पुलिस तीनों को घटनास्थल पर ले जाकर घटना की जांच करना चाहती थी,
इसकी जानकारी किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। इसके बाद तो आर्शिकेश, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोगों का कहना था कि अंकिता हमारी बेटी थी, इसलिए उसे गायब करने वाले तीनों लोगों को हमें सौंप दिया जाए, हम न्याय करेंगे। लोगों में काफी गुस्सा था। 10 सिपाहियों की टीम के साथ पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर वहां पहुंची। घटनास्थल पर इकट्ठा लोगों का गुस्सा देखकर इंस्पेक्टर ने तुरंत फोन करके अन्य थानों की पुलिस वहां बुलवा ली थी। लोगों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए थे, जिससे पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। तीनों आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस ने जीप की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे तथा जीप को 40 सिपाहियों ने घेर लिया था। इसके बावजूद गुस्साई भीड़ जीप को उठाकर नहर में फेंकने पर आमादा थी। बड़ी मशक्कत से पुलिस ने लाठीचार्ज करके जीप के निकलने के लिए रास्ता बनाया और किसी तरह तीनों आरोपियों को अदालत तक पहुंचाया। इसके बाद गुस्साई भीड़ रिसोर्ट पर पहुंची और वहां तोड़फोड़ की। पुलिस ने अंकिता की लाश की खोज शुरू की तो 25 सितंबर 2022 को घटनास्थल से 14 किलोमीटर दूर नहर से अंकिता की लाश मिली। अंकिता की लाश का पोस्टमार्टम एम्स के 4 डॉक्टरों के पैनल ने किया। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों के अनुसार अंकिता के शरीर पर किसी बिना धार वाली चीज से की गई चोटों के निशान मिले थे। रिपोर्ट के अनुसार अंकिता की मौत पानी में डूबने से ऑक्सीजन का स्तर कम होने से हुई थी। यही नहीं, अंकिता की लाश जब नहर से निकाली गई थी तो उसकी एक आंख निकली हुई थी। बेटी की लाश देखकर पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी का दिल रो रहा था। बेटी की हत्या से वह पूरी तरह टूट चुके थे। उनका कहना था कि जब तक उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी नहीं मिल जाती, वह थाना लक्ष्मण झूला से नहीं जाएंगे, वह बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री धामी ने उनसे फोन पर बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि हर हालत में उन्हें न्याय मिलेगा, तब वह बेटी का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए थे। इसके बाद अलकनंदा नदी के किनारे ITI घाट पर पुलिस की मौजूदगी में अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इस घटना से पूरा उत्तराखंड गुस्से में था। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संस्थाएं रैलियां और प्रदर्शन कर रही थी। इसकी आग दिल्ली तक पहुंची तो विनोद आर्य और उनके आरोपी बेटे पुलकित आर्य को पार्टी से निकाल दिया गया था। लोगों के गुस्से को देखकर धामी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए DIG कानून व्यवस्था रेणुका देवी के नेतृत्व में SIT का गठन कर दिया था। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी ने अंकिता के पिता को 25 लाख रुपए देने के साथ उन्हें तथा उनके बेटे को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की थी। जबकि इस पूरे मामले में पुलकित के पिता पूर्व राज्य मंत्री डा विनोद आर्य का कहना था कि वे जिम्मेदार लोग हैं, मामले की जांच प्रभावित न हो, इसलिए उन लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पुलकित ने भी पिछड़ा आयोग से इस्तीफा दे दिया है। उनका बेटा कांड पर कांड करता रहा और वह उसके गुनाहों पर पर्दा डालते रहते थे। यही वजह थी कि अंकिता को नहर में फेंकते समय उसके हाथ नहीं कांपे थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद भी उसकी ठसक कम नहीं हुई थी। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी पिता विनोद आर्य उसे सीधा साधा लड़का कह रहे थे। उनका कहना था कि वह अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। वह अपने बिजनेस पर ध्यान रखता था। काफी दिनों से पुलकित पिता से अलग ज्वालापुर में अपने घर में रहता था। पुलिस के लिए आगे का काम काफी मुश्किल था। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। रिसोर्ट का स्टाफ पुलिस को उल्टे रास्ते पर ले जा रहा था। सभी पुलिस को गोल गोल घुमा रहे थे। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। रिसोर्ट के CCTV कैमरों की तमाम रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी गई थी। इसके अलावा आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिला था। इसीलिए इस घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। SIT की टीम ने लगातार मेहनत करके 40,000 मोबाइल रिकॉर्डिंग और 800 CCTV फुटेज की जांच करके 16 दिसंबर 2022 को अंकिता हत्याकांड की 500 से अधिक पेजों की चार्जशीट 97 गवाहों की लिस्ट के साथ अदालत में पेश की थी। आरोपियों के वकीलों की दलील थी कि रात 9 बजे अंकिता नहर में गिर पड़ी थी। उस समय चंद्रमा के कुदरती उजाले में
इन तीनों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की थी। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों से अंकिता की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया था। इसके अलावा क्राइम सीन का विजिट भी कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने स्पष्ट लिखा था कि घटना स्थल पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां से फिसलकर नहर में गिरा जा सके। अंकिता को उठाकर नहर में फेंका गया था। पुलिस ने कोलकाता की केंद्रीय वेधशाला को ईमेल करके पूछा था कि घटना वाली रात चंद्रमा कितने बजे निकला था। इस ईमेल का जो जवाब आया था उसके अनुसार उस तारीख को कृष्ण पक्ष की अष्टमी होने की वजह से घटना स्थल पर चंद्रमा का उदय रात 11 बजे हुआ होगा। इसलिए रात 9 बजे कुदरती प्रकाश की दलील एकदम गलत थी। 32 महीने यानी 2 साल 8 महीने तक दोनों पक्षों की दलीलों के बाद 19 मई 2025 को अंकिता हत्याकांड के मामले की सुनवाई पूरी हुई। उसी दिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रीना नेगी ने आरोप तय कर दिया था। इसके बाद 30 मई 2025 को फैसला सुनाने की तारीख तय कर दी थी। 30 मई को कोटद्वार की अदालत के पास अभूतपूर्व भीड़ इकट्ठा होने की आशंका के मध्य डेंजर शांति और सुरक्षा के लिए काफी पुलिस बल का बंदोबस्त किया गया था, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न खड़ी हो। पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी लोकेश्वर सिंह सुरक्षा की देखभाल के लिए वहां खुद उपस्थित थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रीना नेगी ने जो फैसला सुनाया था उसके अनुसार अभियुक्त पुलकित आर्य को आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत कठोर आजीवन कारावास व 50,000 रुपए का जुर्माना, आईपीसी की धारा 201 के अंतर्गत 5 साल का कठोर कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 354 के में 2 साल का कठोर कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना व आईटीपीए एक्ट की धारा 5(1)(घ) में 5 साल का कठोर कारावास व 2,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। रिसोर्ट के मैनेजर आरोपी सौरभ भास्कर और पुलकित के असिस्टेंट आरोपी अंकित गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास व 50,000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 201 में 5 साल का कठोर कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना व आईटीपीए एक्ट की धारा 5(1)(घ) में 5 साल का कठोर कारावास, 2,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। दोनों को कुल 62,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। तीनों की सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आईपीसी की धारा 354 कक के तहत कुल 4 लाख रुपए प्रतिकर मृतका। अंकिता के घर वालों को दिया जाएगा। सिसक सिसक कर रोने वाली मृतका अंकिता की मां सोनी देवी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनकी मासूम बेटी की जिस कारण और जिस तरह हत्या की गई, उन नराधमों को फांसी होनी चाहिए थी। वह इसके लिए ऊपरी अदालतों में जाने की बात कर रही है। बेचारी अंकिता उस दिन शाम को अपने तमाम कपड़े और सर्टिफिकेट्स बैग में रखकर घर जाने की तैयारी कर रही थी। बैग वजनदार था, इसलिए उसने रिसोर्ट के एक कर्मचारी से विनती की कि वह उसका बैग सड़क तक पहुंचा दे। उस समय पुलकित ने उस आदमी को किसी काम में फंसाकर अंकिता से कहा कि अभी शाम को हमें खरीदारी के लिए ऋषिकेश चलना है, इसलिए वह कल घर जाए। जबकि पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ने मिलकर तय कर लिया था कि अगर इस लड़की ने बाहर जाकर स्पेशल सेवा की पोल खोल दी तो उन सभी को परेशानी हो जाएगी, इसलिए इसे हमेशा के लिए चुप करा देना ही ठीक होगा। इस तरह तीनों ने अंकिता की हत्या की योजना बना डाली और अंकिता को ले जाकर नहर में फेंक दिया था। इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह रहा कि पुलिस के इतनी गंभीरतापूर्वक जांच करने, तमाम जहमत उठाने, लोगों द्वारा अनेक बार पूछने के बावजूद एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि किस वीवीआईपी मेहमान की स्पेशल सेवा के लिए अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था और यह रहस्य खुलने न पाए, इसके लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। आखिर उस वीवीआईपी मेहमान की पहचान अभी तक क्यों गुप्त रखी गई, यह भी एक बड़ा सवाल है। पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया गया था। पार्टी से निकाले जाने के बाद उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। उनके 24 साल के ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे जान से मारने की धमकी देकर विनोद आर्य उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करते हैं। बहरहाल अदालती कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद पुलिस ने तीनों मुजरिमों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। उत्तराखंड,
रियल क्राइम स्टोरी। अंकिता की क्या गलती थी कि वो बड़े सपने देखती थी और अपने माँ बाप की हेल्प करना चाहती थी, अच्छी नौकरी पाना चाहती थी। हमारे देश में न्याय मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि विक्टिम की उम्र चली जाती है और उसके पेरेंट्स की लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। जैसा कि छोटे से गांव से आई अंकिता की जिंदगी कितनी बुरी तरीके से बर्बाद। जैसे ही लोगों को उसके बारे में पता चला तो लोगों ने सड़कों पर आकर खूब विरोध किया और काफ़ी कोशिश की कि उसे न्याय मिले। लेकिन पब्लिक अगर अपने असली रूप में आ जाए तो अच्छे अच्छे मुलजिमों को सज़ा मिल जाती है और उत्तराखंड की पब्लिक ने ऐसा ही किया, एक साथ मिलकर विरोध किया और उसे सज़ा मिली। ऐसी इंफॉर्मेशनल कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।